औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्पार्स मैट्रिक्स रिलेटेड कि स्पार्स मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनका मेमोरी लेआउट हम किस तरह से करते हैं और फिर उन पर सर्टन जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो किस तरह से किए जा सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। अ स्पार्स मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स हैव द वैल्यू ज़ीरो और नल। राइट, मीन्स ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर ज़्यादातर वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 7/8, मीन्स 7 रोज़ है उसकी और 8 कॉलम्स है, और इसके अंदर सिर्फ 9 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सिर्फ 9 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो कि ये येलो कलर में यहाँ पर इंडिकेट की गई हुई हैं। अब इस जगह पर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास, अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स की, तो 7 × 8 56, तो 56 एलिमेंट्स हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर हैं, आउट ऑफ विच ओनली 9 आर यूज़फुल। ठीक है, सो 9 यूज़फुल है और बाकी सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास ज़ीरो हैं। तो अच्छी खासी हमारी मेमोरी वेस्ट होगी अगर हम इनको स्टोर करते हैं, मतलब ये यूज़लेस है। एक चीज़ जब वहाँ पर है ही नहीं तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो ज़ीरो है, लेकिन जब इसको हम स्टोर करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो मेमोरी हमारी जाएगी। सो स्पार्स मैट्रिक्स क्या है जी, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नेम्ड एज अ स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, अब मैट्रिसेस नॉर्मली हम किस में स्टोर करते हैं, अगर हम स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दे आर स्टोर इन अ 2-डायमेंशनल अरे। 2D अरे आर द बेस्ट ऑप्शन टू स्टोर स्पार्स मैट्रिसेस। ठीक है, अब जब स्पार्स मैट्रिसेस को 2D अरे को इस्तेमाल करते हुए स्टोर किया जाएगा और उसमें से मेजॉरिटी एलिमेंट ज़ीरो होंगे, तो डेफिनेटली हम स्टोरेज को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ज़ीरो या नल वैल्यू को एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, वी आर जस्ट वेस्टिंग द मेमोरी। जैसे पिछली स्क्रीन के अंदर आपने देखा कि 56 एलिमेंट्स थे इन टोटल, और उनमें से यूज़फुल कितने थे, जस्ट 9। सो 47 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ज़ीरो है वहाँ पर, उनको अगर आप स्टोर करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ मेमोरी में वो जगह लेकर बैठ जाएंगे और तो कुछ नहीं होगा ना। राइट, सो अगर यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हम करना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी मेमोरी के अंदर एक तो स्कैनिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी एक तरफ तो ये बात होगी ना जी कि स्टोरेज बहुत बढ़ जाएगी और वो स्टोरेज यूज़लेस है कि ज़ीरोज़ पड़े हुए हैं वहाँ पर और हमें वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देंगे। दूसरी तरफ क्या है कि आपकी स्कैनिंग्स बढ़ जाएंगी कि जब आपने ज़ीरो स्टोर करवाए होंगे, आउट ऑफ विच ओनली लेट्स से 9 वैल्यूज़, जब पिछली एग्जांपल हमने देखी है 9 वैल्यूज़ आर यूज़फुल, रिमेनिंग 47 वैल्यूज़ आर नॉट इन यूज़, वो ज़ीरो हैं सारी की सारी, तो आपको स्कैन कितने करने पड़ेंगे हर बार। ज़ाहिर बात है आपको वैल्यूज़ तो 56 की 56 ही ट्रैवर्स करनी पड़ेंगी ना उन 9 एलिमेंट्स पर को इस्तेमाल करने के लिए, तो हमारा स्कैनिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ेगा, जितना m×n मैट्रिक्स है जो भी उसका ऑर्डर है, उस लिहाज से हमें उतनी ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। तो ना सिर्फ हमारी स्टोरेज वेस्ट हो रही है, ऑन द अदर हैंड हमारा स्कैनिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू दोज नल और ज़ीरो एलिमेंट्स। राइट, अब एग्जांपल के तौर पर देखें कि अगर हमारे पास लेट्स से एक मैट्रिक्स है 10/10 का। अब अगर 10/10 का मैट्रिक्स हम देखते हैं तो टोटल वैल्यूज़ हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 100। ठीक है, सो 100 वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, और सपोज कर लें कि उन 100 में से सिर्फ 10 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, विच मीन्स कि 10 वैल्यूज़ यूज़फुल हैं तो 90 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमारे किसी काम नहीं आनी। दे आर बेसिकली इक्वल टू व्हाट, दे आर ज़ीरो और नल, सेम थिंग। राइट, सो इसमें अगर मेमोरी कैपेसिटी हम कैलकुलेट करें बाय अज्यूमिंग दैट ईच वैल्यू और इंटीजर इज़ टेकिंग 2 बाइट्स, तो हमारी कितनी बाइट्स हो जाएंगी, 200। इसी बात को ज़रा बड़े लेवल पर ले जाएं, क्योंकि मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटेशंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो अगर हम बड़े लेवल पर ले जाएं, लेट्स से 100/100 का मैट्रिक्स है और उसमें से सिर्फ 100 वैल्यूज़ जो है वो यूज़फुल है, 100/100 का मैट्रिक्स है और उसमें 100 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, तो कितनी ज़्यादा मेमोरी हम वेस्ट कर रहे होंगे
और साथ ही साथ स्कैनिंग टाइम भी 100 × 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 200 बाइट्स हमें एलोकेट हो रही हैं, बिकॉज वी आर सपोजिंग दैट कि जो वर्ड साइज़ है हमारे इंटीजर का वो 2 बाइट्स है। अगर कहीं पर वो 4 बाइट्स होगा तो 400 बाइट्स ले रहा होगा वो। अब इसमें से कितनी बाइट्स इस्तेमाल हो रही है, कितनी जो है वो वेस्ट हो रही हैं, तो हमारे पास क्योंकि यूज़फुल 10 है, जो वैल्यूज़ हैं जो नॉन ज़ीरो हैं वो हमारे पास 10 हैं, तो 10 × 2 = 20। सो इसमें से 180 बाइट्स जो है हमारी वो क्या हो रही हैं, दे आर बीइंग वेस्टेड, ठीक है, वो हमारी वेस्ट हो रही हैं, वो किसी खाते में नहीं आ रही, वहाँ पर ज़ीरो पड़े हुए हैं, नल पड़े हुए हैं, लेकिन वो मेमोरी तो ऑक्यूपाइड है ना, वो तो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। सो मेमोरी वेस्टेज बहुत बढ़ जाता है ड्यू टू द स्पार्स मैट्रिसेस, अगर हम उनको ऐसे ही स्टोर कर देते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड, जो मैंने कंप्यूटेशन की बात की थी कि आपका एक्सेस टाइम भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आपने पूरे का पूरा मैट्रिसेस स्टोर करवाया हुआ है जिसमें से 90 वैल्यूज़ ऐसी हैं 2000, तो क्या होगा, अब आपको वो 10 नॉन ज़ीरो वैल्यू स्कैन करने के लिए एक्सेस टाइम जो है आपका वो कितना होगा, वो 100 ही होगा। 100 एलिमेंट्स को आपको जाकर वहाँ पर मूव करना होगा, फिर आप पर्टिकुलर एलिमेंट तक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। तो कंप्यूटेशनली भी ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, आपकी टाइम इन कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो स्पार्स मैट्रिसेस को जिनमें मेजॉरिटी एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, अगर हम स्टोर करते हैं तो वो दोनों तरफ से हमारे लिए मेमोरी एक्सपेंसिव है और एज वेल एज कंप्यूटेशनली भी एक्सपेंसिव है, कि मेमोरी भी वेस्ट करेंगे वो और हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए फिर, अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारा डाटा एफिशिएंटली स्टोर हो जाए, यानी स्पार्स मैट्रिसेस का डाटा जो है वो एफिशिएंटली स्टोर हो जाए, और ना सिर्फ हमारी स्टोरेज यूटिलाइजेशन कम हो बल्कि हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाए, वो एफिशिएंट हो जाए, राइट। सो हमें कोई ना कोई टेक्निक बनानी पड़ेगी, और यही चीज़ डाटा स्ट्रक्चर का ताल्लुक है। जो डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। तो एफिशिएंटली हमने डाटा को जो है वो मेमोरी के अंदर रखवाना है। तो जब मेमोरी के अंदर डाटा को हमने रखवाना है एफिशिएंट वे के अंदर, वी हैव टू डिसाइड सम स्ट्रक्चर कि किस स्ट्रक्चर के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ नॉन वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली 100/100 के मैट्रिक्स में से अगर सिर्फ 10 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं तो हम कितनी स्टोर कर रहे हैं, सिर्फ 10 कर रहे हैं, बाकियों को हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों चीज़ें हमारी एफिशिएंट हो जाएंगी। ओके, अब ये करने के लिए आम तौर पर हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एक तरीकाकार होता है जो हम अरे के ज़रिए करते हैं, उसको अरे रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, उसको ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, और इसी का एक और नाम है जिसको कहा जाता है 3 कॉलम रिप्रेजेंटेशन। 3 कॉलम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये तीनों इसके नाम है। 3 कॉलम रिप्रेजेंटेशन, अरे रिप्रेजेंटेशन और ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसे की जाएगी, अरे के ज़रिए की जाएगी, राइट। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट टेक्निक इज़ लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन लेटर लेक्चर्स, राइट, क्योंकि अभी तक हमने लिंक लिस्ट के बारे में कुछ नहीं डिस्कस किया, कुछ नहीं पढ़ा। जब हम इसको डिस्कस करेंगे फिर इंशाल्लाह हम वापस आएंगे और स्पार्स मैट्रिक्स को लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंटेशन करने का तरीकाकार भी देख लेंगे, ठीक हो गया। ओके, चलें अब हम ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन या अरे रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि किस तरह से हम किसी स्पार्स मैट्रिक्स को एफिशिएंटली मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। ओके, अब जब ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन को आपने यूज़ करना है या 3 कॉलम रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करना है तो उसको 3 कॉलम क्यों कहा जाता है, उसकी रीज़न है इस टेक्निक के अंदर एक 2D अरे बनाई जाती है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्पार्स मैट्रिक्स, और उस 2D अरे के अंदर फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, दे आर 3, कीप दिस थिंग इन माइंड। तो 3 कॉलम्स होंगे, डिसाइडेड है पहले से। तो जब 3 कॉलम्स होंगे तो मुझे उसको ट्रैवर्स करने के लिए, यानी इनर डायमेंशन को ट्रैवर्स करने के लिए लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मुझे पता है कि कितने इंडेक्स हैं, 0 है, 1 है एंड 2 है, दैट्स इट। तो 0, 1, 2 को मैंने इस्तेमाल करना है, यानी 0 इंडेक्स से वैल्यू उठानी है या 1 इंडेक्स से उठानी है या मैंने 2 वाली डायमेंशन से उठानी है, यानी तीनों डायमेंशंस मेरे पास हैं और मुझे पता है, इसके अलावा डायमेंशंस नहीं है। सो इनर लूप लगाने की ऐसे हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है।
दूसरी तरफ इसमें रोज़ कितनी होंगी, रोज़ होंगी इसके अंदर m+1 रोज़। ओके, अच्छा अब m क्या है, m है टोटल नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़। बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे पिछली एग्जांपल को अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो 7/8 का था। अब उसके अंदर जितने नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ थी वो आई गेस 9 थी, तो 9 वैल्यूज़ वर देयर जो नॉन ज़ीरो थी, तो m हमारा क्या हो जाएगा 9, राइट। और ये +1 हम क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब +1 आप करेंगे तो यू आर एलोकेटिंग 10 रोज़, ठीक है। और उस 10 रोज़ में क्या है, बेसिकली जो पहली रो होती है ना, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती है अबाउट द स्पार्स मैट्रिक्स। जैसे डेटाबेस के अंदर हम कहते हैं मेटा डाटा, डेटा अबाउट द डाटा। तो यू कैन से दिस कि ये जो पहली रो है ये क्या करेगी, ये रखेगी डेटा अबाउट द स्पार्स मैट्रिक्स, डेटा अबाउट स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये होगा, तो डेटा अबाउट द स्पार्स मैट्रिक्स, वो क्या डेटा होगा उस पर अभी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक एक्स्ट्रा रो होगी, राइट। सो देयर विल बी m+1 रोज, यू कैन से n+1 रोज, डजंट मैटर। तो वो जो रोज होंगी वो आपकी बन जाएंगी। ओके, लेट्स सी दैट। नाउ ईच रो ऑफ दिस 2D मैट्रिक्स विल स्टोर ओनली नॉन ज़ीरो वैल्यूज, ठीक है, ओनली नॉन ज़ीरो वैल्यूज along with their रो नंबर एंड कॉलम नंबर। कि वो नॉन ज़ीरो वैल्यू जो आपकी एग्जिस्ट करती है वो स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर किस रो पर है, किस कॉलम पर है, ये इंफॉर्मेशन आप इस ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन के अंदर महफूज करेंगे। तो सिर्फ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का डाटा ही वहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये पहली रो के बारे में बात आ गई जो मैंने ऊपर डिस्कस कर ली है कि पहली रो के अंदर क्या होगा, पहली रो स्टोर करेगी टोटल नंबर ऑफ रोज, कि स्पार्स मैट्रिक्स में कितनी रोज थी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द स्पार्स मैट्रिक्स एंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो वैल्यूज। सो डेटा अबाउट द डेटा, कि आपके स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज थी, कितनी कॉलम्स थे और कितनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ थी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी तो हम ओरिजिनल मैट्रिक्स को दोबारा भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन जो पहली रो के अंदर पड़ी होगी। तो ये ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन का सारे का सारा तरीकाकार होता है। अब इस ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कैसे करना है, ये अब हमारे पास एग्जांपल है जिसमें आपके सामने एक मैट्रिक्स आ गई है जिसका ऑर्डर 5x6 है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास 5x6 जो है वो कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 30 एलिमेंट्स आर देयर इन द मैट्रिक्स। और नॉन ज़ीरो वैल्यूज अगर आप देखें तो वो कितनी है, 7 है। ये आपके सामने येलो कलर में इसमें। अब इसको जब रिप्रेजेंट करना है उस ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर, अरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर, तो क्या तरीकाकार होगा, वी विल क्रिएट अ 2D अरे, ठीक है। और जब उस 2D अरे को क्रिएट करेंगे तो वो इस तरह से नज़र आएगी। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ हैं आपके सामने वो कितनी है, 7। तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी होंगी उसके अंदर, 7 + 1। तो ये वाली जो रो है जैसे मैंने पहले आपको बताया पिछले स्क्रीन के अंदर, ये किस लिए होंगी, दैट विल स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, दैट इज़ द मेटा डेटा, मेटा डेटा अबाउट द स्पार्स मैट्रिक्स। और आपका स्पार्स मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला, इसके बारे में जो डाटा है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करें इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन बन रही है इसके अंदर जो डायमेंशंस हैं यानी वो फिक्स्ड हैं। कहाँ से, ये वाली, ये 3 ही हैं, 3 के अलावा तो नहीं है। तो ये पहली रो आ गई हमारी इंडेक्स नंबर 0 पर। इसका मतलब ये हुआ अगर हमने इसके ऊपर ट्रैवर्सिंग करनी है, यानी स्मार्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बन गई है या आ गई है और हमने इसको यूज़ करना है, तो हमें नेस्टेड लूप लगाने की ज़रूरत कतई नहीं है। उसकी वजह क्या है, नज़र आ रही है, देयर आर ओनली 3 डायमेंशन, 0, 1 एंड 2। ये डायमेंशन आपको पास होंगी और आपको पता होगा कि 0 के ऊपर क्या पड़ा है, मेरा 0 कॉलम पे क्या पड़ी है, वहाँ पर रो नंबर है, 1 पे क्या पड़ा है, कॉलम नंबर है, और 2 पे क्या पड़ा हुआ है, कॉलम नंबर 2 पे हमारा वैल्यू पड़ी हुई है।
नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो हम सिंपल लूप लगाएंगे, एक लूप, उसमें कोई इंडेक्स ले लेंगे, आई को ले लेंगे और उसको यूज़ करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ऑब्वियसली जीरो इंडेक्स से लेकर कहाँ तक लेकर जाएंगे हम उसको, एम तक, एम मीन्स या एन तक मीन्स द नंबर ऑफ रोज, दैट्स इट। सो हमारी वो ग्रोथ जो है वो लीनियर हो जाएगी, तकरीबन एन में चली जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से अब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटेशनली भी वो हमारे लिए एफिशिएंट हो जाएगा, राइट। अब इसमें डाटा कैसे स्टोर हुआ होगा, स्पार्स मैट्रिक्स आपके पास है। अब यहाँ तो यूज़र इसको रन टाइम पे इनपुट दे रहा होगा या आपने पहले से स्टोर किया, इन इधर केस यहाँ से तो नेस्टेड लूप आपकी चलेगी और वो नेस्टेड लूप क्या कर रहे होंगे आप देख रहे होंगे आई को, यानी रो नंबर जो है उसको देख रहे होंगे, और इधर आप क्या देख रहे होंगे, आप जे को चला रहे होंगे कॉलम नंबर के तौर पर, ठीक है। अब आई और जे की बेस पर आपने ये चीज़ चेक करनी है कि किस इंडेक्स पर नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवर्सिंग शुरू की, पहली रो के ऊपर हैं आप, पहली रो के ज़ीरो इंडेक्स पर नॉन ज़ीरो वैल्यू थी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो थी। तो आपने क्या किया, आपने रो नंबर 1 ऑफ द ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन रो नंबर ऐड कर दी कि ज़ीरो रो के ज़ीरो कॉलम पर क्या पड़ा है, 6 वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो गई। अब आगे बढ़ें, अभी तक हमने पूरी तरह से इसको कंज्यूम नहीं किया। अब आपका जे ओबियसली आगे बढ़ता जाएगा, जब ये बढ़ेगा तो कहाँ पर आएगा, इस जगह पर, यहाँ पर आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू मिली, तो ये कहाँ पर मिली, ज़ीरो रो के दूसरे कॉलम पर। सो 0 2 ये 3 हमने इंसर्ट कर दिया एंड दैट विल बी ऑन द इंडेक्स नंबर 2, यानी रो नंबर 2 ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। ये पूरी रो ट्रैवर्स हो गई। अब आप कहाँ आ जाएंगे, अब आपका आई यहाँ पे आ जाएगा। जब आई यहाँ पर आएगा तो 1 रो को देखा जाएगा, इसमें 1 रो के 4th कॉलम के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 9। सो 1 4 एंड 9 ये किस पर आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पर, ओके। सिमिलरली अगली रो में चले जाएं तो 2 रो के 1 कॉलम पे क्या पड़ा है, 2 रो के 1 कॉलम पे आपका 7 पड़ा, ये इंडेक्स नंबर 4 में आ जाएगा। सो पूरी इन्फॉर्मेशन आप रखते चले जा रहे हैं। उसके बाद जब आप 3 पे पहुंचेंगे, सॉरी अभी इसी पर डाटा पड़ा हुआ है, इसको पूरी को ट्रैवर्स करें। अब यहाँ आप ट्रैवर्सिंग आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 रो के 5th कॉलम पर 4 पड़ा हुआ है, तो ये इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर ये वैल्यू आपकी आ गई, यानी रो नंबर 5 पर ये वैल्यू आपकी आ गई। देन अगली रो में चले गए, सो 3 रो 3 कॉलम पर क्या पड़ा हुआ है, 2, तो ये आपने यहाँ पर एंट्री कर दी, ये देखिए, ऑलराइट। तो ये इंडेक्स नंबर आपका 6 बना, ठीक है। सिमिलरली आप फिर आगे बढ़े, यहाँ पर आए तो 4th रो के 0 कॉलम पे 8 पड़ा, सो 4 रो पे 0 कॉलम पे 8 पड़ा, वो भी इंसर्ट कर दिया, तो दैट इज इंडेक्स नंबर 7। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज़ कितनी थी हमारे पास, वो थी 7। ये सारी की सारी यहाँ पर आ गई, वी हैव 7 वैल्यूज़ एंड दिस रो इज़ फॉर मेटा डाटा, तो ये +1, तो हमारे पास जो टोटल हमें मेमोरी चाहिए होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस वे में कोड करते हैं, आप साथ साथ वैल्यूज़ को काउंट कर लेते हैं या पहले आप वैल्यूज़ काउंट करते हैं, उनका काउंट रख लेते हैं और फिर इंसर्शन करते हैं, डिपेंड्स, वो टेक्निक्स वेरी कर सकती हैं। लेकिन इस तरह से स्पार्स मैट्रिक्स को इसमें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए बहुत आसान हो गया काम। अब स्टोरेज पहले कितनी ज़्यादा थी, अब कम हो गई। फिर दूसरी तरफ जो फ़ायदा हुआ है वो नंबर ऑफ़ स्कैनिंग्स है। कहाँ आपने नंबर ऑफ स्कैनिंग्स जो है वो आपको 30 करनी पड़ी थी, अब कितनी करनी है आपने, डाटा गेट करने के लिए सिर्फ 7 स्कैनिंग्स है, क्योंकि आपने रो वाइज चलना है ना। तो जब आप रो वाइज चलेंगे तो आपका लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर आपने कहाँ तक जाना है, 7 पर, बिकॉज वी ऑलरेडी नो वेरी वेल कि 0th रो के ऊपर तो मेटा डाटा पड़ा हुआ है, वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन गेट कर ली कितनी वैल्यूज़ हैं, लूप को चला दें, राइट। सो ऑलमोस्ट n टाइम्स ऑफ लूप आपका चलेगा और इंडेक्स नंबर 0, 1 और 2 से आप वैल्यूज़ को गेट करते जाएं। सो कंप्यूटेशनली भी आपका जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा और दूसरी तरफ स्टोरेज जो है उस लिहाज से भी ये बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये होती है ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो यहाँ तक बात क्लियर होगी इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं कि अगर इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो वो किस तरह से होंगे। अब ये एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि यहाँ पर हम एडिशन परफॉर्म करने जा रहे हैं 2 स्पार्स मैट्रिसेस की। अब मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली, आपको पता ही है
कि आपने स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा करना हो तो तब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनते हैं। इसी तरीके से आप अगर ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी मैट्रिक्स फॉर्म में होते हैं। एंड वेरियस अदर इम्प्लीमेंटेशंस आर देयर ऑफ द मैट्रिसेस। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, कंप्यूटर विजन के अंदर इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब ये जो दोनों हमारे पास मैट्रिसेस हैं, दे आर स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट, कि कोई ना कोई मैट्रिसेस तो होंगे ना इनके जिनका ऑर्डर 3/4 है, उसमें 5 वैल्यूज़ जो है वो नॉन ज़ीरो हैं। इस तरीके से मैट्रिक्स भी है, उसका ऑर्डर भी 3/4 है, उसमें 6 वैल्यूज़ हैं। तो मैंने सिर्फ जो है यहाँ पर स्पार्स मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर दिया इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रियल मैट्रिसेस। वो आप यहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकाल ही सकते हैं कि वो क्या होंगे। अब इन दोनों को जब हमने ऐड करना है तो एडिशन के लिए ज़ाहिर बात है एक जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसके साइज़ का भी हमें पता लगाना है कि कितना होगा, प्लस ये भी देखना है कि क्या एडिशन पॉसिबल है या नहीं। अब मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए रूल क्या होता है कि अगर एडिशन परफॉर्म करनी है तो उनका ऑर्डर क्या हो, वो सेम हो। अब ऑर्डर वेरीफाई किस तरह से होगा? ऑर्डर वेरीफाई होगा पहली रो से। दोनों जो ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन है उनकी पहली रोज़ को उठाएं, फर्स्ट इंडेक्स को उठाएं, वो मैच करें कि नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर तो ये है तो एडिशन पॉसिबल है, अगर नहीं है तो हम क्लियरली कह देंगे जी एडिशन पॉसिबल नहीं है, या अगर कोई और मैयर्स लेनी है तो वो ले ली जाएंगी। ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस ए एंड बी इज सेम, सो द एडिशन कैन बी परफॉर्म्ड, राइट। ओके, तो अब ये जो मैट्रिसेस है हमारे पास, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स लेना है वो क्या होगा। अब सबसे अहम बात, जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो भी ज़ाहिरी बात है ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही होगा, लेकिन उसमें कितनी वैल्यूज़ होंगी, कितनी रोज़ उसके अंदर होंगी, वी हैव नो आइडिया। जब तक एडिशन परफॉर्म नहीं होती, सारे एलिमेंट्स नहीं आ जाते, हमें तो नहीं पता कितने एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। तो फिर क्या किया जाए? एलोकेशन तो करनी है। फिर उसका तरीकाकार ये है कि आप जितनी वैल्यूज़ आपके मैट्रिक्स 1 के अंदर है नॉन ज़ीरो और जितनी वैल्यूज़ आपके मैट्रिक्स बी के अंदर है नॉन ज़ीरो, उनको ऐड कर दें। सो 5 + 6 बिकम्स 11। सो जो नया मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स हम एलोकेट करेंगे उसमें हम 11 रोज़ क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट्स अगर आप देखें तो कितने आ सकते हैं, 11 आ सकते हैं। वो किस सूरत में आ सकते हैं कि सपोज करें इन दोनों को अगर आपने कंपेयर किया कि यहाँ से एक वैल्यू आ रही है, यहाँ से एक वैल्यू आ रही है, दोनों डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, तो मैक्सिमम 11 वैल्यूज़ ही आ सकती हैं कि ये 0 1 2 जो है 0 1 वाली लोकेशन पर चला जाए। यानी इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में जितनी भी ये एंट्रीज़ हैं ये एक दूसरे से अगर डिफरेंट हो तो 5 इसकी एंट्रीज और 6 इसकी एंट्रीज, तो टोटल कितनी एंट्रीज हो सकती हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर? वो 11 होंगी। तो हम ये मैक्सिमम एलोकेशन कर सकते हैं। सो इस सूरत में हमारे पास ये 11 आएंगी और +1 यू नो वेरी वेल फॉर द फर्स्ट रो फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो सारी की सारी पहली रो के अंदर आ जाएंगी। ऑलराइट। सो इसमें हो सकता है मेमोरी वेस्ट हो, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं होगी। अब एक तरीका तो ये है कि यही आप कर लें कि मैक्सिमम तरीके से ले आए, या दूसरा तरीका अगर फिर ये है कि वैल्यूज़ आप पहले रखते जाएं, फिर काउंट कर लें और फिर उनको जो है उस लिहाज से एलोकेशन कर लीजिए। बट दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप क्या करें, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रोज़ ले लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। ओके, अब इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ज़ाहिरी बात है उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3/4 ही होगा, लेकिन कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं इसके अंदर अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि जब तक एडिशन परफॉर्म नहीं होती हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, राइट। अब इसमें एंट्रीज किस तरह से होंगी? जैसे पहले भी हमने बात किया कि हमें कोई नेस्टेड लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, हम पॉइंटर्स डिफाइन कर लेंगे इन दोनों मैट्रिक्स पर और एक इस पर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पॉइंटर हमने साइन किया i, जो इस मैट्रिक्स पर मूव करेगा, और इधर डिफाइन कर लेते हैं j, जो इस मैट्रिक्स पर मूव करेगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उस पर डिफाइन कर लेते हैं k। दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे वो कहाँ पर चले जाएंगे, इस k वाले इंडेक्स पर। और हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है नेस्टेड लूप लगाने की, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हैं, दे आर फिक्स्ड। तो जब फिक्स्ड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं तो सिंपली हम क्या करना शुरू कर देंगे, हम 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स को यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ रखते जाएंगे। अब ये तो 0 इंडेक्स है, इसका तो पता है,
काम कहाँ से शुरू करना है हमने, 1 से। अब इसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर 6 वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमने मूव कैसे करना है कि जब तक दोनों में से कोई एक ख़त्म नहीं हो जाता या दोनों ख़त्म नहीं हो जाते, क्योंकि हो सकता है ये वाला मैट्रिक्स आपका ख़त्म हो जाए, इसमें वैल्यूज़ हों, तो बाद में इसकी वैल्यूज़ को उठा के कॉपी कर देना आपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, और वाइस वर्सा कि ये पहले ख़त्म हो गया, इसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, तो इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलें अब काम शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा पॉइंटर यहाँ पर है, तो कौन सी रो बनती है, 0 रो। यहाँ कॉलम कौन सा बनता है, 1। अब इसको मैच करें आप दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो ये भी 0 रो है, ये 1 कॉलम है, तो ये इक्वल हो गए। सो यहाँ पर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो उनकी एंट्रीज कहाँ पर आएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स के 0 1 वाली लोकेशन पर। तो 0 1 लोकेशन पर क्या वैल्यू आपकी आ जाएगी, 5, क्योंकि 2 + 3 = 5। ठीक है, क्योंकि 0 1 बोथ आर सेम, तो विल सिंपली एड इट और वहाँ पर वैल्यू जाके रख देंगे। ठीक है जी। अब जहाँ से वैल्यू उठी है उनको हमने आगे करना है। यहाँ से भी ये रो रीड हो गई, इधर से भी ये रो रीड हो गई, इसका भी डाटा चला गया, तो ये दोनों नेक्स्ट लोकेशन पर चले जाएंगे। और ऑब्वियसली रिजल्टेंट मैट्रिक्स ने तो हर सूरत में आगे जाना ही जाना है। अब नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, इधर भी 1 है, इधर 0 है, तो ये मैच हो गए। तो क्या करेंगे, इधर हम एंट्री डालेंगे 1 0 और इन दोनों को ऐड करेंगे 5 को और 9 को, और जो रिज़ल्ट बनेगा वो 5 और 4 को, तो रिज़ल्ट 9 बनेगा, वो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब अगेन के भी आगे मूव हो जाएगा, आई भी मूव हो जाएगा और जे भी मूव हो जाएगा। अब यहाँ बात को समझिएगा, जब आप इसको देखते हैं तो इसका और इसका रो नंबर सेम है, लेकिन कॉलम नंबर क्या हो गया, डिफरेंट। तो विच वन इज स्मॉलर, रो नंबर इज सेम बट द कॉलम नंबर आर डिफरेंट, सो विच वन इज स्मॉलर, कौन सा कॉलम नंबर, 2 स्मॉलर। ठीक है, तो पहले किसकी एंट्री होगी, 1 2 की होगी, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर भी तो मेंटेन करना है ना। तो 1 2 ये वाली जो रो है ये उठा ली जाएगी, 1 2 वाली इसकी एंट्री होगी 1 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दैट अंडरस्टैंड, यहाँ 1 2 पे डाटा है, इस मैट्रिक्स में 1 2 लोकेशन पे डाटा नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पर 0 होगा। तो 3 + 0 = 3, तो ये हमने इंसर्ट कर दिया। राइट, अब देखिए जे मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से ये डाटा अभी यूज़ नहीं हुआ, तो कौन मूव करेगा, आई मूव करेगा, और के ने तो करना ही करना है ना। राइट, सो ये मूव हो गया। अब जब ये मूव हुआ है आई यहाँ पर और जे यहाँ पर है, तो देखिए इधर 2 है और इधर वाली रो को आप देखें तो वो 1 है, तो मैच नहीं हुआ। तो कौन सा छोटा है, कॉलम तो कंपेयर करने की अब ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि रो नंबर ही डिफरेंट है। तो दिस रो नंबर इज स्मॉलर देन, सो 1 3 इंसर्ट कर दिया गया और 6 यहाँ पे आ गया। ये वाली रो उठा के हमने वहाँ पे रख दी। ओके, अब फिर एडवांसेस टू द नेक्स्ट रो, इधर भी उधर भी, ये लीजिए। सो 2 2 1 1 दे आर मैच्ड। तो क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, 7 + 2 = 9, सो 2 1 और यहाँ पर 9, ये डाटा आ गया। अब ये आई और जे दोनों आगे मूव कर जाएंगे अगली रोज पर। अब यहाँ देखिए ये 2 3 है, रोज आर सेम बट कॉलम्स आर नॉट सेम। राइट, ये सेम है बट दे आर नॉट सेम। ठीक है, तो छोटा कौन सा है, 2 3, नो 2 2 इज स्मॉलर देन, तो 2 2 वाली वैल्यू को उठा के हमने क्या किया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जे आगे मूव कर गया। अब देखिए 2 2 एंड 3 3 मैच हो गए, सो 2 3 लोकेशन पर हमने 4 + 5 विच इज़ 9 वो इंसर्ट कर दिया। राइट, सो दोनों मैट्रिसेस ख़त्म हो गए। मुमकिन था कि ये ख़त्म हो जाता, ये ना होता, तो इसके रिमेनिंग को हम यहाँ पेस्ट कर देते। ये भी मुमकिन था कि ये ख़त्म हो जाता, इसके अंदर और वैल्यूज़ होती, तो सिंपली उन सारी वैल्यूज़ को हमने कॉपी कर देना था यहाँ पर। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ मर्जिंग ऑफ 2 लिस्ट्स, तो वो भी एल्गोरिथम थोड़ा सा आपके सामने आ रहा है। तो जब डाटा ख़त्म हो गया, राइट, तो इसको भी हम रोक देंगे। अब देखें यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ इंसर्ट हुई हैं, तो उसके 2 तरीके हैं कि जब आप ये अपना काम कर रहे थे तभी काउंट करते रहते, या सिंपली आप के को देख लें, के कहाँ पर है, के भी तो काउंट ही बता रहा है ना। तो के शुरू कहाँ से हुआ, तो लोकेशन नंबर 1 पे, फिर 2 पे गया, 3 4 5 6, और अब ये कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, 7 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब
इधर से वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, के जहाँ पर है वो भी लूप टर्मिनेट हो गया, तो आपके पास टोटल वैल्यूज़ कितनी है 7, तो के को यहाँ इंसर्ट कर दिए, ये 7 आ जाएगा, दैट्स इट, राइट। तो 7 वहाँ पर आ गया। अब ये जो इतना हिस्सा है ये हमारा ऑब्वियसली वेस्ट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई ज़्यादा वेस्टेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू द स्पार्स मैट्रिसेस जो वैसे एग्जिस्ट करते हैं। ये थोड़ी सी वेस्टेज है, और वो हमने क्यों की है, हमने मैक्सिमम वैल्यूज़ ले ली थी, राइट। अब अगर आप चाहते हैं कि मैंने इस चीज़ को भी वेस्ट नहीं होने देना, तो फिर तरीकाकार क्या है, एलोकेट अ न्यू अरे, एक न्यू अरे बना ले, कितने साइज़ की, 8 साइज़ की, क्योंकि 7 वैल्यूज़ हैं और 8 फॉर द मेटा डाटा, उसमें आप ये डाटा कॉपी कर दीजिए और इसको रिमूव कर दें डायनामिकली, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो वो आपका एफिशिएंट वे के अंदर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वन ऑपरेशन, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया है, एडिशन ऑफ 2 स्पार्स मैट्रिसेस। You can similarly perform the subtraction, multiplication and other operations, and you can see that they becomes a really quick operations now. कहाँ आपने n into n या m into n यानी n स्केयर में चले जाना था सिम्प्टोटिकली, और कहाँ ये आपके काम तकरीबन लीनियर टाइम के अंदर होना शुरू हो गए हैं, सिम्प्टोटिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन, आपकी स्कैनिंग भी कम हो गई और आपकी मेमोरी वेस्टेज भी कम हो गई, राइट। सो होपफुली चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।